दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश को एक महान और शक्तिशाली राजवंश के रूप में देखा जाता है। इस वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को परास्त कर विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फिर उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने तो मौर्य साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। लेकिन सम्राट अशोक के पश्चात मौर्य वंश में अगले शासक उतने सशक्त नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप अल्प समय में ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। और इस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश का समापन और शुंग वंश का आगमन हुआ। तो आओ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैष्णव धर्म को पुनर्जीवित करने वाले शुंग वंश के बारे में जरा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सेनापति पुष्यमित्र शुंग और उनके द्वारा स्थापित शुंग वंश की जानकारी हमें कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाट्य मालविकाग्निमित्रम, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित आदि ग्रंथों से प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ अयोध्या अभिलेख और विदिशा के गरुड़ स्तंभ से भी हमें इस राजवंश से जुड़े पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के कारण कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण वंशीय मानते हैं, लेकिन बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को गैर ब्राह्मण और बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित ग्रंथ में उन्हें शूद्र बताया गया है। इसीलिए शुंग वंश के शासक वास्तव में किस जाति से संबंधित थे, ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है। शुंग काल से जुड़े सभी साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होने वाली जानकारी सीमित होने के कारण और उससे तिथि का बोध न होने के कारण इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल संभवतः 185 ईसा पूर्व से लेकर 149 ईसा पूर्व के मध्य में रहा होगा। अर्थात 185 ईसा पूर्व के आसपास ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर मगध का सिंहासन हासिल कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही सम्राट की हत्या क्यों की। इस पर बहुतांश इतिहासकारों का ये मानना है कि सम्राट बृहद्रथ के समय काल में ही मगध साम्राज्य पर यवन आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। महर्षि पतंजलि, जो बृहद्रथ और पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, उन्होंने अपने महाभाष्य में यवनों द्वारा साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण का वर्णन किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय यवन मगध के नगरों पर हमले कर रहे थे और मगध की जनता यवन अत्याचार से पीड़ित थी। लेकिन मगध की सेना कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि बृहद्रथ अभी भी अहिंसा के पक्षधर थे और वे यवनों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का आदेश नहीं दे रहे थे। ऐसे में सेनापति पद के दायित्व को निभाते हुए पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा के खिलाफ संघर्ष छेड़ा और उनकी हत्या कर दी। मगध की सेना ने पुष्यमित्र शुंग का समर्थन किया और उन्हें अपने अगले राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। सत्ता की बागडोर संभालते ही पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर अयोध्या में स्थापित कर दिया। आधुनिक मध्य प्रदेश का विदिशा नगर भी पुष्यमित्र शुंग के राजधानी का दूसरा स्थान था। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र विदिशा के गोप्ता अर्थात उपराजा थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क, बौद्ध साधुओं का हत्यारा और बुद्ध विहारों को तोड़ने वाला आदि बताया गया है। हो सकता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी रहे हो, लेकिन बरहुत के स्तूप का निर्माण और सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। पुष्यमित्र शुंग के हाथों सत्ता आने के पश्चात दुर्बल बन चुके मगध साम्राज्य को बल मिला। जो राज्य मगध की अधीनता त्याग चुके थे, पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें फिर से अपने अधीन कर लिया। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने
अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिसके पुरोहित स्वयं महर्षि पतंजलि थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने विजय अभियानों से मगध की सीमाओं का विस्तार किया था। विदर्भ राज्य पर विजय उसका एक उत्तम उदाहरण है। मौर्य काल में विदर्भ राज्य में यज्ञसेन नामक राज्यपाल था, लेकिन मगध की दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने स्वयं को विदर्भ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। आगे पुष्यमित्र शुंग के आदेश पर उनके पुत्र अग्निमित्र ने विदर्भ राज्य पर आक्रमण किया और यज्ञसेन को परास्त कर विदर्भ राज्य को मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम में यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा के साथ साथ विदर्भ विजय का वृत्तांत भी उल्लेखित है। सन 149 ईसा पूर्व के आसपास पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हुई और फिर उनके पश्चात उनका पुत्र अग्निमित्र साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। अग्निमित्र के बाद पुराणों में क्रमशः वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति आदि राजाओं का वर्णन मिलता है। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र भागवत धर्म के अनुयायी थे। उनके दरबार में यवन राजा एंटियालकीड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा था। इसी हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। जिस प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने अपने सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक उसी प्रकार देवभूति के मंत्री वसुदेव ने भी उनकी हत्या कर एक नए वंश अर्थात कण्व वंश की स्थापना की। मौर्य काल में जो स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी से बनाए जाते थे, शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा। भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की पाषाण पर उत्कीर्ण वेदियाँ, विदिशा का गरुड़ स्तंभ, भाजा का चैत्य एवं विहार, नासिक तथा कार्ले के चैत्य, मथुरा की अनेक यक्ष यक्षणियों की मूर्तियाँ शुंगकालीन शिल्पकला के उल्लेखनीय उदाहरण है। शुंगकालीन कला में हमें धार्मिक जीवन की अपेक्षा लौकिक जीवन की छवि अधिक नजर आती है। शुंग राजाओं के काल को वैदिक धर्म के पुनरुज्जीवन का काल भी माना जाता है। इसी काल में भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना भी प्रारंभ हुई। इसी काल में महर्षि पतंजलि के विशेष योगदान से संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना भी इसी युग में हुई। इसीलिए शुंग राजाओं के काल को ब्राह्मण धर्म के पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।